इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको खबरदार कर दें। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कुछ ही देर पहले ये पोस्ट लिखी है कि अगर छात्रों को निशाना बनाना बंद नहीं किया गया तो फिर सीजेपी के साथ युवा प्रदर्शन करने उतर सकते हैं। हालांकि बिहार, असम और महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारी युवाओं पर केस वापस लिया जा चुका है। देश में संसद में देश के बच्चों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। 6 दिन के हंगामे के बाद आज दोपहर 2 बजे से पेपर लीक रोकने के लिए नए बिल पर चर्चा हो रही है। अभी 2 घंटे और सदन में सांसद अपनी बात रखेंगे। दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज खबरदार करके हम पूछते हैं कि जब पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षकों की कमी, शिक्षा के राजनीतिकरण के दर्द से जूझती जनता की पीर पिघलकर जंतर मंतर तक बहने लगी, तब क्या संसद से समाधान की गंगा बहेगी या फिर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा करके, राज्यसभा में भी शायद इतनी ही चर्चा करके नए बिल को कानून की शक्ल देकर भुला दिया जाएगा? क्या देश में अब युवा, स्कूल, शिक्षा, परीक्षा, रोजगार, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा या फिर 4 दिन की चर्चा फिर अंधेरी रात? इसी सवाल पर आज आपको खबरदार होना है। भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख हो गई। यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी। लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाती है। यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ, सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहाँ लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है। It is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है।
या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं। Just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले नए बिल पर होती चर्चा के बीच इस सवाल को समझना जरूरी है। जहां चुनाव में लोग मानते आए हैं कि युवा और बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन फिर वोट देने में जाति धर्म देखा जाने लगता है, क्या वहां भी बदलाव होगा? मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे हर साल 2 बार, एक बार शुरुआत में, एक बार साल के बीच में देश का मिजाज समझता है। पिछले कुछ साल के डेटा को हमने आज निकाला, जिसमें पता चला कि 2022 से लेकर इस साल जनवरी तक हर बार देश के मिजाज में बेरोजगारी और युवा सबसे बड़ा मुद्दा बनता आया है। 27% तक लोग इसे मुद्दा मानते आए। बस अब फर्क यह है कि हाल के सालों में पहली बार युवाओं ने आंदोलन से किसी मंत्री का इस्तीफा लिया हो और संसद में सब बहस कर रहे हैं। लेकिन इसी बहस में नए शिक्षा मंत्री को लेकर प्रियंका वाड्रा टिप्पणी करती हैं, जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। लेकिन बाहर आकर प्रियंका फिर बयान देती। राहुल गांधी समर्थन करते हैं। मामला बिल्किस बानो के मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ा है, जिस पर प्रियंका कहती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी, जिसका विरोध तुरंत संसद में हुआ। रिजिजू, निशिकांत दुबे और खुद प्रहलाद जोशी ने विरोध किया। कहा कि पहले प्रियंका इस बात का सबूत दे और माफी मांगे। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reality. I'm going to अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया। वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का। मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी। सियासी बहस एक तरफ,
रहे और शिक्षा के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर बहस लगातार होना जरूरी है, क्योंकि आंकड़ा ये भी कहता है कि 2013-14 से लेकर 25-26 के केंद्रीय बजट में कुल आवंटन में शिक्षा की हिस्सेदारी प्रतिशत में घटती जा रही है, जहां आंकड़ा है कि शिक्षा मंत्रालय में ये 46% तक गिरी है, स्कूल शिक्षा विभाग में 53% तक और उच्च शिक्षा विभाग में 38% तक। ये आंकड़े कुल केंद्रीय बजट से आवंटित प्रतिशत के रूप में हैं, जिनको लेकर सोचना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच अभी संसद में जहां एक तरफ पेपर लीक कानून को सख्त करने वाले बिल पर सत्ता कहती है कि हमें युवाओं का ख्याल नहीं, वहीं विपक्ष मंशा पर सवाल उठाता है। सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है, क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी। और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था, इसीलिए हम सब गए। लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। वेणुगोपाल जी कह रहे थे आरटीआई, अरे सपा से पूछिए आरटीआई कहाँ गई थी? सारी कॉपियां जला दी गई थी वहां पर। और यही नहीं सर, फाइनल रिजल्ट आने पर भी विवादों में रहे, आयोग को जाति विशेष आयोग बना दिया गया, ऐसे आरोप लगे। सर ये लाठियों की बात करते हैं, सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर जितने युवा गए थे, सिर फटे, टांगे टूटी, मुकदमे किए गए। आज मैं पूछता हूं कहां पर है वो? इन्हीं की सरकार ने लाठियां चलाई थी सर। सर इनकी हालत तो वो है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी, अखिलेश यादव आंदोलन करने चले सर। पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई नई कमेटी को लेकर प्रियंका वाड्रा ने सवाल उठाए। सदस्यों का नाम लेकर कहा कि इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता। सबसे बड़ा हमला प्रियंका ने प्रोफेसर वी कामकोटी पर किया। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे फिर चिल्ला रही है, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। प्रोफेसर वी कामकोटी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। प्रियंका वाड्रा ने उन्हें गोमूत्र एक्सपर्ट कहकर बुलाया, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आखिर इससे जुड़ा विवाद क्या है? प्रोफेसर वी कामकोटी भारत के जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं। आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी की उन्होंने उपाधि ली। आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं वो दे चुके हैं। 2022 से आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति परियोजना से जुड़े हैं। वाणिज्य मंत्रालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चेयरमैन रहे। पिछले साल जनवरी में चेन्नई में एक गौशाला में माटू पोंगल कार्यक्रम के दौरान कामकोटी ने देसी गायों और जैविक खेती के बारे में बात करते हुए कहा कि गोमूत्र में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और पाचन से जुड़े गुण होते हैं। उन्होंने एक साधु का किस्सा भी सुनाया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि गोमूत्र पीने से उनका बुखार उतर गया था। एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा चुप। क्या यही
युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है। जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है। लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक, भर्ती धांधली होती है, तो विपक्षी दल चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है, जहां युवा नाराज हैं, सड़क पर हैं। वजह झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसकी कराई भर्तियों में धांधली की जांच का इतिहास यह है कि 2 दशक में झारखंड की 10 भर्ती की जांच सीबीआई कर रही है। 6 भर्ती अभी जांच के दायरे में है, 9 आगे की भर्ती स्थगित करनी पड़ी है। वजह है धांधली और भ्रष्टाचार। देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं। छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है। लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है। जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है। 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है। जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं। सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें, ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना सकें। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं, जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए, यानी जितने सवाल सॉल्व किए, उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी टीडीपीएल परीक्षा कराने का ठेका पाती है, वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई। टीडीपीएल एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है, जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है, जो उसका जो जेपीएससी का चेयरमैन और अध्यक्ष है, वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है, सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीएससी सबके सामने आया है। हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो। कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा। हम भी अब उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें डांडस देते हैं। एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं इमोशनली। हम उन्हें समझाते हैं, वो हमें समझाते हैं। ये स्थिति बना हुआ है। भरोसे पे सब कुछ चल रहा है। ये परिवार वालों को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो, और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो,
लेकिन कुछ कर क्या हो, और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहता है। अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted. दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है और कांग्रेस राज्य में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने बीजेपी उतरती है। जेपीएससी के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स में भारी अनियमितता के खिलाफ बीजेपी जेपीएससी कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से, उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं। पूरा लिपापोती हो रहा और इस राज्य में सरकार है, प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है, कोई नहीं सुन। इस राज्य में सिंडिकेट का राज। अब सवाल दो हैं। पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल, क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद देश भर में जेन जी की चर्चा है, लेकिन अब उनके बाद वाला जेनरेशन यानी जेन अल्फा भी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक स्कूल के छात्र छात्राओं ने न केवल बुनियादी चीजों के लिए प्रदर्शन किया, बल्कि प्रशासन को अपनी मांग मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। ये खबर बताती है कि अब छात्र अपना हक समझते हैं, वो जानते हैं कि अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाए। इसीलिए हमने आज पहले सवाल उठाया है कि क्या संसद से सड़क तक होती चर्चा और प्रदर्शन से देश की राजनीति में युवा और रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा आगे भी रहेंगे। जंतर मंतर पर जेन जी की प्रदर्शन से उत्साहित होकर अब जेन अल्फा भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना जान चुके हैं। ये देश के जेन अल्फा का शायद पहला प्रदर्शन कहा जाए जिसने स्कूल प्रशासन को झुका दिया। जगह है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर। यहाँ पर सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले इन बच्चों ने कॉलेज में बिजली और पानी के लिए आंदोलन किया। जेन जी के जंतर मंतर वाले आंदोलन की तरह जेन अल्फा के इस प्रदर्शन में बाबा साहब की तस्वीरें छात्रों के हाथों में दिखी। छात्रों ने अपनी मांगों को रखने का आत्मविश्वास वंदे मातरम के नारों के साथ सुनाया। फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले ये बच्चे कक्षा में पंखा, स्कूल में पीने का साफ पानी और शौचालय में गेट लगवाने की मांग लगातार करते आ रहे थे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो फिर ये स्कूल के गेट के बाहर प्रदर्शन करने के लिए खुद ही उतर पड़े। इस प्रदर्शन की खबर मिली तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूल का निरीक्षण किया और इनकी सभी बातें मान ली। अब छात्रों को हर कक्षा में 4 पंखे, वायरिंग ठीक करवाने, साफ पानी के लिए एक आरओ लगवाने और क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और आज रात से लेकर कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। इसी तरीके से एमडीएम का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और मेनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच चाहिए उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक आरओ और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी। जनरेशन अल्फा मतलब जिनका जन्म साल 2010 से 2024 के बीच हुआ, पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बिना दुनिया नहीं देखी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि फतेहपुर में जनरेशन अल्फा को बुनियादी चीजें मांगने के लिए ही सड़क पर उतरना पड़ रहा है। प्रशासन इस प्रदर्शन के बाद अब सभी स्कूल की मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द देने का वादा करता है, लेकिन खबरदार करता ये सवाल है कि इन स्कूली बच्चों को पीने के पानी,
क्लास में पंखे और बेंच तक के लिए अगर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो ये जो अधिकारी जिनका काम है निरीक्षण करना, स्कूल में बच्चों का ध्यान देना, वो कर क्या रहे हैं? आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम का वीडियो फेसबुक पर अपने आप आ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके अकाउंट सेंटर में ऑटो शेयरिंग विकल्प चालू होता है। पीएम मोदी ने 23 तारीख को आंदोलनकारी छात्रों को संबोधित करने के लिए आधी रात को इंस्टा पर एक वीडियो बनाया, लेकिन देश तब हैरान रह गया जब फेसबुक पर यह वीडियो नहीं दिखा। 28 तारीख को मेटा ने तकनीकी गलती का हवाला देकर वीडियो रिस्टोर कर दिया, लेकिन फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा सवालों में आ गई। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आधी रात इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो ने रिकॉर्ड बनाया। पीड़ादायक है। नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को 30 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और रातों रात करीब 10 लाख नए लोग पीएम मोदी के इंस्टा अकाउंट से जुड़ गए। लेकिन देश तब हैरान हुआ जब फेसबुक और इंस्टा की पेरेंट कंपनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया। जब फेसबुक पर यह वीडियो दिखाई नहीं दिया तो इस पर सवाल उठे और मामले ने तूल पकड़ लिया। अब सरकार ने मेटा के अफसरों को तलब कर लिया है। Sir, are they summoned Meta or We've asked for a meeting, yes. संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं। अब सवाल उठता है कि जिस इंस्टा वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक पर चिंता जताई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया, उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसे मेटा ने कुछ देर के लिए हटा दिया? इसका जवाब मेटा ने यूं दिया है, कहा है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो गलती से हट गया, लेकिन सरकार इस सफाई से संतुष्ट नजर नहीं आती है। I think the explanation that it was a technical ground and that there was a technical glitch in the kind of discovery program that they had, the algorithm that they had to find this kind of content, does not appear to be an acceptable explanation in its entirety. We have sought more details. मेटा पहले एआई की मदद से संदिग्ध वीडियो की पहचान करता है, उसके बाद जरूरत पड़ने पर मॉडरेटर उसकी जांच करते हैं। अगर वीडियो कंपनी के कम्युनिटी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे हटा दिया जाता है। वहीं अगर वीडियो गलती से हट जाता है तो समीक्षा के बाद उसे दोबारा रिस्टोर कर दिया जाता है। What was done was wrong. The authorized content from the authorized handle of the Prime Minister being removed is an extremely disturbing occurrence. It should have never happened. हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने वाला कंटेंट हो, नफरत फैलाने वाली कोई पोस्ट हो, आतंकवाद या उग्रवाद का समर्थन हो, अश्लीलता या बाल शोषण से जुड़ा कंटेंट हो, फर्जी या नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी हो, तो उसे मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हटा देते हैं। साल 2020 में फेसबुक और ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का कोविड-19 पर भ्रामक वीडियो हटाया। इसी तरह की कार्रवाई ब्राजील के बोल्सोनारो, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो पर हुई, जिन्होंने ट्रंप की तरह कोरोना पर भ्रामक पोस्ट किया। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर शोक जताने वाला वीडियो पोस्ट किया, जिन्हें मेटा ने हटा दिया। हालांकि विरोध के बाद कंटेंट दोबारा बहाल कर दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंस्टा वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जिसके आधार पर मेटा वीडियो हटाता और फिर 23-24 तारीख की रात से 28 तारीख तक ये वीडियो दिखाई नहीं दिया। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद सरकार ने मेटा को दो टूक बताया है कि अहम शख्सियत के आधिकारिक अकाउंट से किए गए पोस्ट को तकनीकी गलती का नाम लेकर न हटाया जाए। Meta realized that they had to apologize for this mistake, and their unconditional apology for the mistake is a good step. तो मेटा की सफाई के बावजूद सरकार की तरफ से ये मामला खत्म होता नहीं दिखता, क्योंकि चाहे मेटा, गूगल हो या फिर एक्स, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सवालों में है। नितिन गडकरी ने E20 से जुड़े मामले में अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन के लिए 11 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 86 पेज के अपने मुकदमे में अपमानजनक पोस्ट और एआई से बने डीप फेक को हटाने की मांग नितिन गडकरी की तरफ से की गई है। गडकरी की आपत्ति मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब पर एआई से बने फर्जी वीडियो पर है, जिसमें गडकरी और उनके परिवार को केंद्र सरकार के E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और उससे जुड़े कथित भ्रष्टाचार से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है।
तो एक तरफ मेटा की तरह एक्स, गूगल, यूट्यूब पर एआई से बने फर्जी वीडियो अहम पदों पर बैठे लोगों की छवि को तार-तार करने वाले वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। लेकिन ये सभी अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी उन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित होती हैं। वहीं मेटा प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टा वीडियो को हटाए जाने की गलती को तकनीकी गलती के नाम पर बच निकलना चाहता है। राज्य कोई भी हो, नेता कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, इनके लिए युवा और रोजगार केवल मौसमी मुद्दा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज तक खबरदार करता रहेगा, आपको भी खबरदार करना होगा। जैसे मध्य प्रदेश की बात है, यहाँ नेताओं को अपनी गाड़ी, अपना दफ्तर, अपना भत्ता सबकी चिंता रहती है, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर रखे गए, उन्हें सैलरी के लिए रुला दे रहे हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि संसद में होती चर्चा केवल चर्चा बनकर न रह जाए, बदलाव युवाओं के लिए हर जगह आए। गोद में बच्चों को लेकर प्रदर्शन करने की मजबूरी ला दी गई, क्योंकि जिनके भरोसे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ये ढिंढोरा पीटती है कि सुनो सुनो सुनो, सरकारी स्कूल में बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। अब वही कंप्यूटर शिक्षा देने वाले गेस्ट टीचर को सैलरी के लिए इतना रुला दिया कि सिवाय भोपाल में प्रदर्शन के कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा। मांग है कि इनको जो मानदेय मिलता है वो तकरीबन 15,000 रुपए महीने के हिसाब से 12 महीनों के लिए 1,80,000 रुपए तय किया गया था। लेकिन जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है तब से लेकर के वो जो मानदेय है वो कभी भी इनको 9 महीने से ज्यादा मिल नहीं पाया है। और आरोप ये भी है कि वो कई बार मानदेय जो 15,000 रुपए का तय हुआ था महीने का, उसमें भी कटौती की गई। सोच कर देखिए, आपका बेटा या बेटी जिसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डिग्री ली हो, ऐसे 6,000 लोगों को सरकार ने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में रखा। लेकिन कंप्यूटर पढ़ाने सिखाने वालों को उनके हक के महीने के 15,000 रुपए देने में रुला दिया जाता है। सीहोर की भावना चित्तौड़ा छोटी बेटी के साथ इसीलिए भोपाल में प्रदर्शन कर रही है। तनख्वाह हमारी बहुत लेट आती है सर। किस तरीके की चुनौतियां आती हैं आर्थिक रूप से घर चलाने में? सर बहुत सारी तरीके की आती हैं, बच्चों की फीस भरना, घर का खर्चा चलाना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उज्जैन की रहने वाली रीना गुप्ता सिंगल मदर है। घर का खर्च इनकी सैलरी से चलता है, लेकिन वो तो समय पर मिलती नहीं, ऊपर से पूरा पैसा भी नहीं आता। घर चलाना इनके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा हो जाता है। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, फिर हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? अब मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मेरे साथ में ये कंडीशन होती है कि मुझे मकान का किराया भी देना है, घर में राशन भी भरना है, मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनका भी देखना है। तो मैं अकेली उस सारी चीज़ को कैसे मैनेज करती? कभी मुझे इससे पैसे उधार लेने पड़ते, कभी उससे उधार लेने पड़ते, कई बार तो मुझे ब्याज पे उठाना पड़ता। सागर जिले के अखिलेश दिव्यांग प्राइवेट नौकरी करते थे। सरकारी स्कूल में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की नौकरी कर ली, लेकिन अब दुखी है। चपरासी से कम वेतन मिलता है। हम लोगों के साथ 3-3 माह तो रोक कर रखते हैं पेमेंट को सर। हम सर अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे सर, और हम अपने 12वीं वालों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये कौन सी कहाँ की सर प्रथा है सर? सर हमने इस मकसद से इसको ज्वाइन किया। ये प्रदर्शन करते युवा केवल कंप्यूटर ही बच्चों को पढ़ाते नहीं, बल्कि स्कूलों की कंप्यूटर लैब का रखरखाव, सरकारी पोर्टल पर डेटा एंट्री, डिजिटल रिकॉर्ड और शिक्षकों को तकनीकी सहायता देने जैसे कई अहम काम संभालते आए। लेकिन इनको वक्त पर सैलरी देने से जुड़े सवाल पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का ढीठपना देखिए। आप अध्ययन करें आईसीटी का मतलब आईसीटी का फुल फॉर्म आईसीटी क्या है, पहले आप स्टडी करो, आपको आता नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत चलने वाली योजना पर सैलरी देने की जगह खुद ऐंठ कर सवाल करने वाले मंत्री को तो जनता के टैक्स से समय से वेतन और भत्ता लाखों का मिलता है। लेकिन ऐसे मंत्री अब भूलने लगे हैं कि किस काम की शपथ इन्होंने ली है। ये भी भूल जाते हैं कि जनता का गुस्सा सड़क पर आता है तो अब इस्तीफा भी हो जाता है। लेकिन अभी सवाल, क्या सरकार मध्य प्रदेश में कंप्यूटर टीचर के भविष्य को सुरक्षित करने का कोई रास्ता निकालेगी, या फिर डिजिटल शिक्षा के दावों और वो शिक्षा देने वाले दोनों को अंधेरे में धकेल देगी? रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जेन जी का गुस्सा देश ने देखा। इसे लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया है। कहा है भारत में
जो महिलाएं हैं उनकी एक नई पीढ़ी गटर जनरेशन है। कंगना ने अपने इस बयान की वजह जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को दी गई गालियां बताया। देश ने जो इनको मैंडेट नहीं दिया है, तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाली, अक्सर विपक्ष पर फायर रहने वाली सांसद कंगना रनौत इस बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आई महिलाओं के एक वर्ग पर आग बबूला दिखती हैं, जो लिखती है कि भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी गटर जनरेशन, इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, ये अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। ये पहला मौका नहीं जब कंगना रनौत के बयान राजनीतिक या सामाजिक विवाद का कारण बन रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उन प्रदर्शनकारियों के लिए विवादित बयान दिया जो महिलाएं। नीट पेपर लीक के खिलाफ होते छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन में लिखा है कि सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है जो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती। असल में स्वतंत्र महिलाएं विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। उन्हें अपने कर्मों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है, वे अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करते। हमने हमेशा देखा हुआ है कि ये इस तरह की चीजें अब सवाल है कि जो कंगना रनौत खुद एक महिला है, जो छात्र रहते हुए प्रदर्शन करने की बात कह चुकी है, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया महिलाओं के एक वर्ग के लिए? ऐसी बयानबाजी करने की उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी? कंगना रनौत आगे लिखती हैं कि आज तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। इससे पहले की पोस्ट में कंगना नई पीढ़ी की परवरिश पर सवाल उठा चुकी हैं, जिसकी वजह से विपक्ष उन पर हमलावर हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है, एक महिला होते हुए ऐसे लिख रही है और ये सोचती है कि इसके वजह से उनकी तारीफ होगी और ये पार्लियामेंट में ये सरकार इनकी साथ देगी, बहुत जल्दी समझ में आएगी। Who has worked in this industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। कंगना रनौत ने सांसद बनने के बाद कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ी और कई मामलों में उनकी अपनी पार्टी को भी सफाई देनी पड़ी। लेकिन इस बार कंगना के बयान की वजह प्रदर्शन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए वो आपत्तिजनक शब्द है, जिन्हें किसी भी लिहाज से कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। इस प्रदर्शन के बाद पेपर लीक पर सख्त कदम उठाए गए, लेकिन दिल्ली में हुए इसी प्रदर्शन में एक वर्ग ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसने असल छात्रों को भी चौंकाया है। सबको ये सोचने पर मजबूर किया है कि ये कैसे छात्र हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। तो कंगना का कहना है कि उन्होंने ऐसे ही छात्रों के वर्ग पर टिप्पणी की है जिन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं। बारिशों में पुल का बहना भारत में आम बात है, लेकिन अगर पुल 16 करोड़ रुपए में बना हो और 16 दिन बाद बंद हो जाए तो फिर बवाल तो मचेगा ही। उत्तराखंड के देहरादून में करोड़ों के पुल पहली बारिश नहीं झेल पाया, उसकी अप्रोच रोड पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पुल पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। करोड़ रुपए में अगर कोई पुल बने और 16 दिन में उसका ये हाल हो जाए तो खबरदार करना पूरे देश को जरूरी हो जाता है।
पहली ही बारिश में पुल के अप्रोच रोड में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि अब इसे क्या कहें। सवाल तो उठेंगे ही और गुणवत्ता को लेकर ही सवाल पूछा जाएगा। जनता पीडब्ल्यूडी को घेर के पूछेगी कि बताओ कैसे बनाया था ये 16 करोड़ का पुल और उसका अप्रोच रोड। बस ये सरकार ने क्या भ्रष्टाचार कर रखा है कुछ समझ नहीं आता है। 16 करोड़ लगा के 16 करोड़ में से 16 लाख भी मुझे नहीं लगता कि इसमें लगे होंगे। और ये जो जैसी हालत पिछली बार थी वैसी हालत इस बार फिर हो चुकी है। क्या फायदा हुआ इस पुल को बनाने में? जनता को इतनी समस्या है, जनता बहुत परेशान है इससे। मलबा डाला जा रहा है, अभी मलबा डाला जा रहा है छुपाने के लिए बस, और क्या है इसमें? लिपापोती कर रहे हैं। ये गड्ढा देश को याद दिलाता है कि राज्य और शहर कोई भी हो, प्रशासन की पसंदीदा कहावत मानो गलती पर पर्दा डालना हो गई। सो देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी में भी इस गड्ढे वाली गलती पर मलबा डाला जा रहा है ताकि बात आई गई हो जाए। क्योंकि अगर इस गड्ढे में कोई गिर गया वो तो बचेगा नहीं, लेकिन सरकारी प्रशासन जानता है कि कैसे मलबा डालकर बचा जाता है। और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 16 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल जो है या फिर नए पुल का अप्रोच जो है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो गया है। और देखिए कितना बड़ा ये पिट होल यहाँ पर बना है, जिसकी वजह से आम लोगों को यहाँ पर रोका गया है और पुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये क्षेत्र देहरादून के प्रेम नगर को विकास नगर और हिमाचल से जोड़ता है और टोंस नदी पे ये ब्रिज बना है। मेरे पीछे टोंस नदी पूरे बहाव में उफान पर देखी जा सकती है। नंदा की चौकी के इस पुल के अप्रोच रोड में आया ये धंसाव बनाने वाली की नीयत और इस्तेमाल किए गए माल पर गंभीर सवाल उठाता है। दो विधायक की सीमा के अंतर्गत ऐसा साल में 2-2, 3-3 बार होना, और अभी बना है 16 करोड़ में। मुझे नहीं लगता इसमें 5 लाख करोड़ भी लगा होगा। क्या मांग करते हैं? इसको जो है कि जो कार्य है वो संतुष्टिपूर्ण कराया जाए ताकि आने वाले भविष्य में पब्लिक को या जनता को किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये तो मौत से खिलवाड़ हो रहा है। पैसा भी जनता का है और जनता ही परेशान हो रही है। पिछले साल 15 सितंबर को नंदा का पुराना पुल बाढ़ के दौरान बह गया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक अस्थायी पुल बना, जिसके 11 जुलाई को धंस जाने के बाद इस नए पुल को खोल दिया गया। चूना उना डालकर प्रशासन ने नए नवेले पुल को जनता के नाम समर्पित किया, लेकिन पहली ही बारिश ने पुल के अप्रोच रोड में ऐसा गड्ढा किया कि सरकारी खजाने को चूना लगने की बात सामने आ चुकी है। अब सरकार कहती कि जांच करवाएं। पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है। वहां से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। पिछले साल बारिश में भी पुल इसलिए बह गया क्योंकि वो पुराना हो चुका था। ये बात समझ में आती है, लेकिन 16 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर नया पुल मकसद पूरा ना कर पाए तो फिर जनता का आक्रोश जायज है। ये पुल जो है बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और ये पुल ठीक से नहीं बना है, इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है। और क्या गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। क्या गारंटी है कि 10 मिनट बाद यहाँ पर घटना नहीं हो सकती थी, कोई जान माल को खतरा हो सकता था। ये भ्रष्टाचार की जो है पुल एक वानगी है, केवल आप देख सकते हैं इसकी सच्चाई आज जनता के सामने आ चुकी है। बारिश से हुआ ये गड्ढा तो प्रशासन भर देगा, लेकिन जनता के मन में पीडब्ल्यूडी के कामकाज को लेकर असंतोष का गड्ढा कैसे भरा जाएगा? सवाल है कि अगर सरकार के 16 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी पीडब्ल्यूडी का बनाया पुल अगर जनता के किसी काम का नहीं है, तो फिर इसके जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। इस मामले में ताजा खबर यह है कि मुख्यमंत्री की डेडलाइन के बाद स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ने प्रेम नगर ब्रिज को दोबारा शुरू कर दिया है। पुल के अप्रोच में बड़े गड्ढे भर दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव ने 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। भोपाल में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की मांग है कि मूंग की फसल की एमएसपी पर 100% यानी उसकी पूरी खरीद हो। इसीलिए 19 किसान संगठन के बैनर तले हजारों किसान भोपाल पहुंच गए हैं। ये किसान मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे, इन्हें रोका गया और फिलहाल ये किसान धरना देकर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान पहुंच गए, पुलिस ने रोका
दिन भर से थके हारे किसान भोपाल में जब पहुंचे तो जाहिर सी बात है रात को अब खाने की भी जरूरत है और खाने की तैयारी भी किसान अपने साथ करके आए हैं। और मध्य प्रदेश का मशहूर जो पकवान है दाल बाटी और दाल बाफले, वो भोपाल की सड़कों पर अब किसान इसी तरीके से बैठ के तैयार कर रहे हैं। उपले तैयार है गोबर के, उनके जरिए इन बाफलों को बाटियों को सेका जाएगा और इन कंडों में फिर बनने के बाद जो दाल बाफले हैं वो यही किसानों को परोसा जाएगा। तो ये तस्वीर भी भोपाल में देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है किसान है, अन्नदाता है और शाम का वक्त है, रात हो गई है, तो ये व्यवस्था भी उन तमाम प्रदर्शनकारी किसानों के लिए है। ये बताइए क्या क्या और तैयारी है रात भर अगर रुकना पड़े? देखिए हम तो रात भर के हिसाब से, हम तो 15 दिन के हिसाब से आए हैं और जो हमारी सरकार से मांगे हैं वो मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हम इस होशंगाबाद रोड से हिलने वाले नहीं है।